हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। ये टॉपिक आपको क्लास 12 मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक का मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। इस क्रेडिट क्रिएशन से कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, वो लोग क्रेडिट क्रिएट करते हैं। वी ऑल नो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिटर जो होते हैं वो बैंक्स में जा कर के क्या जमा करते हैं, डिपॉजिट्स को जमा करते हैं। और क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन के मदद से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। जो डिपॉजिट्स आए हैं बैंक के अंदर वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे 2 एजम्पशन। हमारा पहला एजम्पशन ये होगा कि जो भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, उसे हम एक यूनिट कंसीडर करेंगे। मतलब एक सिंगल यूनिट, ये नहीं कि बहुत सारे कमर्शियल बैंक से, एक यूनिट कंसीडर करेंगे। और दूसरा हमारा एजम्पशन है कि सारा रिसीट्स और सारा पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं, बैंक्स के थ्रू करते हैं। मतलब कुछ भी अगर कोई रिसीव कर रहा है या कोई भी कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो सब कहाँ से होगा, सब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगा। सो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करती है जो कि डिपॉजिट से कई गुना ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सी वी ऑल नो कि बैंक्स जो भी डिपॉजिट्स रिसीव करती है उससे वो क्या करती है, लोन एक देती है। और लोन और डिपॉजिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, जैसे लोन बैंक ने जिस इंटरेस्ट पे दिया और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पे किया, जैसे सपोज़ 12% पे लोन दिया और 6% डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो खैर ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, पर यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सपोज़ बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ के डिपॉजिट्स आए, तो क्या बैंक उस 1000 रुपीज़ को पूरे तरीके से यूज़ कर सकता है लोन देने के लिए कि नहीं? द आंसर इज़ नो। बैंक जो है सारा का सारा डिपॉजिट लोन देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। बैंक का क्या है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो मिनिमम डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम फ्रैक्शन को रिजर्व्स के तौर पे रखे। मिनिमम फ्रैक्शन को रिज़र्व करके रखे। ये क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और इसी रिज़र्व को या इसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीगल रिज़र्व रेशियो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बैंक अपने डिपॉजिट का 100% रिज़र्व के तौर पे रखती है या कितना रखती है। जैसे सपोज़ अगर बैंक के पास हज़ार रुपया है डिपॉजिट के तौर पे और उसने सारा का सारा पैसा रिज़र्व करके रख दिया, तो अब क्या है, बैंक लोन तो देगी नहीं क्योंकि सब तो रिज़र्व में पड़ा हुआ है। तो अगर बैंक लोन नहीं देगी फिर तो वो लॉस में चले जाएगी और बंद हो जाएगी। तो बैंक को क्या है कि एक मिनिमम फ्रैक्शन रखना होता है। और ये कौन सेट करता है, तो ये सेट करती है हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। अब यहाँ पर एक वाई अराइज होता है कि सेंट्रल बैंक एक फ्रैक्शन ही क्यों रखने के लिए कहती है बैंक्स को। इसके 2 कारण हैं। सी, बैंकर को ये पता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक टाइम पे बैंक के अंदर नहीं आ रहे हैं, कि वो अपना पैसा निकालने के लिए नहीं आ रहे। और जैसे अगर सपोज़ सारे डिपॉजिटर आ भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे पैसों को निकाल ले। जैसे सपोज़ 1 लाख किसी बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिटेड है, तो क्या मान लो 100 लोगों ने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए को डिपॉजिट किया है,
तो क्या वो सारे डिपॉजिटर एक ही दिन बैंक के अंदर जाएंगे? अगर सपोज़ चले भी जाते तो वो लोग थोड़ी 1 लाख का 1 लाख विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अगर ऐसा होता भी है तो क्या होता है, बैंक के अंदर कॉन्स्टेंटली न्यू डिपॉजिट्स आते रहते हैं। तो इस वजह से सिर्फ एक फ्रैक्शन ही रिज़र्व के तौर पे रखना कंपलसरी है, पूरा का पूरा डिपॉजिट नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मनी क्रिएशन के प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया है जिसके थ्रू मैं आपको कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन समझाऊंगी। सपोज़ कि बैंक है और यहाँ पे 2 एजम्पशन को हमें ध्यान रखना है। कौन से 2 एजम्पशन? तो सारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक सिंगल यूनिट है। और दूसरा हमारा एजम्पशन ये होगा कि जो भी पेमेंट या रिसीट्स हो रहे हैं वो किसके थ्रू होंगे, वो सब बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होंगे। अब सबसे पहले सपोज़ हमारे बैंक में इनिशियल डिपॉजिट्स आए ₹1000 के, और हमारे सेंट्रल बैंक या आरबीआई ने सेट किया हुआ है एलएलआर को 20%। मतलब 20% सेट, इसका मतलब क्या है कि बैंक को अपने डिपॉजिट्स का 20% एज रिज़र्व रखना है और बाकी का वो आराम से लोन या फिर लेंड कर सकते हैं। तो 20%, अब यहाँ पर डिपॉजिट कितनी आई है, 1000 की आई है, तो बैंक को कितना डिपॉजिट रखना होगा, तो 20% ऑफ ₹1000। 1000 का 20% होता है ₹200। तो बैंक को रिज़र्व रखना होगा 200। अब बैंक ने 200 का रिज़र्व्स रख लिया। अब वो आराम से 1000 में से अगर हम 200 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो लोन वो कितने का दे सकती है, वो ₹800 का लोन दे सकती है। अब लेट अस सपोज़ कि उन्होंने लोन दे दिया ₹800 का। तो बैंक क्या है कि कभी भी लोन हमें कैश के फॉर्म में नहीं देती है। वो क्या करेगी, वो बेसिकली बोरोवर के नाम का एक अकाउंट खोल देगी। जैसे राम को अगर देना है तो राम के नाम का एक अकाउंट खोल देगी और उसमें सारे पैसे आ जाएंगे। तो ₹800 का लोन मिल जाएगा और जो बोरोवर है वो कभी भी उस पैसे को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अब लेट अस सपोज़ कि बोरोवर ने क्या किया कि ₹800 का विड्रॉल कर लिया। ठीक है, उसने विड्रॉ कर लिया ₹800। अब उसने लोन लिया है तो वो क्या करेगा, ₹800 का कहीं ना कहीं पेमेंट करने में कुछ यूज़ करेगा। और हमने यहाँ पे एजम्पशन में एक बार फिर याद दिला दूँ क्या लिया था कि सारा रिसीट्स और पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है। तो अगर उसने किसी को पेमेंट किया है तो फिर वो घूम करके वो ₹800 कैसे हो जाएंगे। जैसे सपोज़ राम ने श्याम को पेमेंट किया तो वो ₹800 क्या है, श्याम के पास आए, तो वो श्याम वो ₹800 को बैंक अकाउंट में ही रिसीव करेगा। तो फिर से ₹800 का डिपॉजिट बैंक के पास आ गया। अब उन्हें फिर से 20% का क्या करना होगा, डिपॉजिट करना होगा, मतलब 20% का क्या करना होगा, रिज़र्व रखना होगा। तो 800 का 20% होता है ₹160। ठीक है, अब ₹160 का उन्होंने एक बार रिज़र्व कर लिया। फिर क्या है कि वो ₹640 जो बैंक है वो आसानी से लोन देने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बार फिर उन्होंने किसी को लोन दिया। अब उस लोन लेने वाले आदमी ने किसी को अगर पेमेंट किया तो वो पेमेंट क्या है, घूम करके किसी का डिपॉजिट बनेगा और फिर से वो ₹640 वापस से बैंकिंग चैनल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर ये प्रोसेस क्या है कि कंटिन्यूसली चलते रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कब तक ये डिपॉजिट्स इसी पैटर्न में इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि बैंक के पास जब भी कोई डिपॉजिट आता है तो वो अपने डिपॉजिट का 20% रखती है और फिर बाकी के पैसे को लेंड कर देती है, जो कि घूम करके वापस से डिपॉजिट के तौर पे बैंक के पास वापस आ जाता है। तो जो प्रीवियस डिपॉजिट है उसके कंपैरिजन में जो न्यू डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, 80% होता है। तो ये क्यों 80% है, क्योंकि यहाँ पर 20% तो हमने रिज़र्व के तौर पे रख लिया, तो बचा कितना, 80%। यही पैटर्न क्या है आपको पूरे एग्जाम्पल में दिखाई देगा। अब ये डिपॉजिट क्या है तब तक इंक्रीज़ करते रहेंगे या ये डिपॉजिट का क्रिएशन तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमारा कैश रिज़र्व हमारे डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे ही हमारा
कैश रिजर्व हमारे डिपॉजिट का इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब हमारा 100% ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व चला जाएगा तब ये क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं कि बैंक के पास एक्चुअल में कितना अमाउंट था या कितना अमाउंट एज डिपॉजिट के तौर पे आया था। तो बैंक में एक्चुअल अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज़, और यही अमाउंट अलग अलग राउंड 1 राउंड 2 ये सब स्टेजेस में क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो इस सर्कुलेशन से मतलब ये 1000 रुपये को ही हर बार बैंक क्या कर रही है, दूसरे को एज डिपॉजिट रिसीव कर रही है दूसरे से। तो इस तरीके से बैंक ने 1000 रुपये के डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएट कर लिया या मनी क्रिएशन कर लिया, कितने रुपए का, 5000 रुपये का, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन। अब यहाँ पर ये हमने डिस्कस कर लिया क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का टॉपिक। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें पता करना हो कि बैंक डिपॉजिट से कितना का क्रेडिट क्रिएट कर सकती है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो आंसर इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मनी मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लाई बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्या करती है, क्रिएट करती है। और उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए वो मदद लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट जो कि पब्लिक ने किया और लीगल रिजर्व रेशियो का। बेसिकली मनी मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि लीगल रिजर्व रेशियो को यूज़ करके कमर्शियल बैंक जो उनके पास जो डिपॉजिट्स आया है उसके कितने टाइम्स वो मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। तो मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर इज़ इक्वल टू 1/LLR। ठीक है, तो जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारा LLR कितना था, 20% था। तो अगर हमें वहाँ पे मनी मल्टीप्लायर निकालना हो, मतलब कि कितने टाइम्स क्रेडिट का क्रिएशन होगा, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। 20% हम पुट कर देंगे तो 100/20 हो जाएगा, डैट इज़ 5। तो बैंक क्या है, अगर LLR 20% रहता है तो बैंक अपने डिपॉजिट का 5 टाइम्स क्रेडिट के क्रिएशन को कर सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर LLR क्या है, ज़्यादा है, तो मनी मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लिकेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आंसर अगर LLR ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वी ऑल कैन सी दैट कि मनी मल्टीप्लायर और LLR के बीच में रिवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर LLR ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा, और LLR अगर कम है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक मनी मल्टीप्लाई का छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट कर पाएगी कमर्शियल बैंक्स, और क्वेश्चन में हमें क्या दे के रखा है, इनिशियल डिपॉजिट और फिर LLR। तो LLR को यूज़ करके हम लोग आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मनी मल्टीप्लायर को। और एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि मनी मल्टीप्लायर कितना है तो उस मनी मल्टीप्लायर को, मतलब मनी का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर उसे हम इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक ने कितना क्रिएट किया या कितना टोटल डिपॉजिट है अभी हमारे पास कमर्शियल बैंक्स में। तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1/LLR, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 12.5%। तो ये हो जाएगा 100/12.5, दैट इज़ 8। मतलब अगर 12.5% LLR है, मतलब कमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व्स में 12.5% डिपॉजिट्स का रखना है, तो उसके थ्रू मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, 8 टाइम्स होगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ये नोट कर सकते हो, जैसे हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में LLR क्या था, 20% था, तो मनी मल्टीप्लिकेशन हम कितने टाइम्स कर पाए थे, 5 टाइम्स। लेकिन वहीं पे जैसे ही LLR क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया।
अब हम हमारी डिपॉज़िट का 8 टाइम्स तक क्या कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे, इनिशियल डिपॉजिट्स के 8 टाइम्स, तो डैट इज 8,000 करोड़ रुपीज़। आई होप आपको क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।